वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आज की इस क्लास में मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से आपको इन दो सड़े हुए संतरों की मदद से आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप यकीन मानिए, इस तरीके से आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कभी नहीं पढ़ा होगा। तो शुरू करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम एक टर्म यूज करें, दो टर्म यूज हुए हैं, रोटेशनल और स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली आपका, जब आपका मैटर आपका एनर्जी के साथ इंटरेक्शन करता है, मैटर एनर्जी मैटर पे पड़ती है, तो तब आपका क्या होता है, स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। मैटर बेसिकली आपके लिए सैंपल का काम करता है और एनर्जी आपके पास सोर्स का काम करता है। तो मतलब जब किसी सैंपल पे कोई लाइट सोर्स पड़ता है तो वो क्या करता है, स्पेक्ट्रा जनरेट करता है, स्पेक्ट्रा जनरेट करता है। और उस स्पेक्ट्रा की जो स्टडी होती है उसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे होंगे तो वहां पे जो हमारा सोर्स होता है वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का होता है। किस फ्रीक्वेंसी का होता है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का होता है। और ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 3 इंटू 10⁻10 हर्ज से लेके 3 इंटू 10⁻14 हर्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। इतनी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होती है। जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी किस रेंज की है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आदमी होता है, आम आदमी जो होता है, वो 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुनता है। 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुनता है, यानी 2 × 10⁴ हर्ज की फ्रीक्वेंसी को सुनता है। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मैक्सिमम आप सुन पाते हैं, अधिकतम आप सुन पाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हर कोई उतनी फ्रीक्वेंसी की चीजों को सुने। मतलब समझो, इसको ऐसा समझो कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप किसी न किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट से मुझे क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से मुझे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है। अब आप देखिए, आप जो आदमी, हम जो मैक्सिमम सुन पाते हैं वो है 2 इंटू 10⁻4 हर्ज, जबकि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 इंटू 10⁻10 हर्ज। इसका मतलब क्या है, जब कोई, अगर मान लीजिए मैं कोई मॉलिक्यूल हूं, अगर मैं मॉलिक्यूल हूं और इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से कोई सोर्स मेरे पास आ रहा है, तो एनर्जी मेरे पास आ रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करने लगूंगा, मैं रोटेशन, मेरे अंदर क्या होने लगेगा, रोटेशन होने लगेगा, मैं घूमने लगूंगा। और मैं घूमूंगा कैसे, जब मेरे पे रोटेशनल माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होती है। इसीलिए हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कभी कभी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। रोटेशनल को आप माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप कहते हैं। तो पहली बात ये हो गई है। अब हम जो मैं आपसे कह रहा था उसको समझने की कोशिश करते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है जी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो सबसे जरूरी शर्त है, वो मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। और क्लास 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा एटम है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, या फिर ऐसा कह लीजिए, जब दो अपोजिट चार्ज आप किसी फिक्स डिस्टेंस पे रखते हैं, तो ये दो पोल हो गए हैं, दो अलग अलग पोल हो गए हैं, दो अलग अलग एंड हो गए, और उसको फिक्स डिस्टेंस पे, ये बन गया आपका डाइपोल। और डाइपोल मूवमेंट क्या होगा आपका, ये हो जाएगा इनका चार्ज और गुना इनके बीच के डिस्टेंस, इनके बीच का, इनका चार्ज और इनके बीच की क्या डिस्टेंस, Q इंटू आर, Q इंटू आर। बेसिकली जो डाइपोल मूवमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। अब क्या होगी, और डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन आपके पास इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मूवमेंट को। एक एंड ये हो गए इधर क्रॉस, ये जहां एरो का मुंह है उधर नेगेटिव एटम होता है, और ये जो जिस प्लस वाला साइन है इधर को आपका पॉजिटिव एटम होता
है। तो अब सवाल ये उठता है कि यार ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सब कह रहे हैं कि भाई रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? जरा इसको समझिए, इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यही इस वीडियो की खास बात है। देखिए, आपने घर से माने संतरे भेजे थे, वो खराब हो गए थे और इन खराब संतरों का मैं इससे बढ़िया इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मेरे पास दो इंड है, एक पॉजिटिव, एक एटम है मेरे पास जिसको मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, और दूसरा एटम है मेरे पास जिसको मैंने रेड से समझा रखा है, चिपका रखा है इस पे। तो ये आपका एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब एक बात समझिए, इस मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे दो पोल है, एक पोल एक अलग चार्ज का है, दूसरा अलग चार्ज का है, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज हो गया और फिक्स डिस्टेंस पे भी रखा गया है। तो मतलब ये क्या है, आपके पास एक डाइपोल है। एक बात समझिए, इस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए ये कब घूमेगा? ये तभी घूम पाएगा जब ये अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास होगा, जब ये आप इसको इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पकड़ेंगे। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बीमारी, इसको समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस मॉलिक्यूल को क्या करूं, इसकी तरफ पकड़ूं, किसकी तरफ पकड़ूं, एक संतरे की तरफ, इस ब्लैक वाली की तरफ की पकड़ूं तो ये लाल वाला झुक जा रहा है, और अगर मैं लाल वाले की तरफ पकड़ रहा हूं तो ब्लैक वाला झुक जा रहा है। लेकिन अगर मैं बीच में पकड़ूं तो ये क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रखे हैं, फिक्स हो रखे हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल के पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उसका मास क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, जहां से उसका मास क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और यही जो पॉइंट है, ये क्या है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब मैं इसको घुमाना शुरू करता हूं, जब ये रोटेशन शुरू करता है, अभी देखिए आपकी तरफ क्या है, कौन सा वाला सिरा है, लाल वाला सिरा है। और अगर ये घूमता घूमता रहा, आपके पास अब कौन सा सिरा आया, काला वाला सिरा आया। पहले आपकी तरफ कौन सा था, लाल वाला, अब कौन सा है, काला वाला। फिर इसको घुमाते जाओ, अब आपकी तरफ कौन सा है, लाल काला। तो अगर ये जितनी तेजी के साथ घूमेगा उतनी तेजी के साथ आपके सामने लाल काला आता रहेगा और लाल काला आता रहेगा। इसका मतलब क्या है, अभी आपके पास पॉजिटिव है, फिर आपके पास नेगेटिव आएगा। देखिए दो चीजें हो रही हैं, ना तो इन लाल, ये जो आपके पास एटम है, इनका मास तो नहीं बदल रहा है, वो तो उतने ही है, नहीं इनके बीच की डिस्टेंस बदल रही है। बदल क्या रहा है, बदल सिर्फ क्या रही है, डाइपोल की डिस्टेंस बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है। और जैसे ही ये डायरेक्शन बदल रहा है, वह अब क्योंकि ये तो चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब आपके पास बदल लगातार, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है और इलेक्ट्रिक चार्ज बदलते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जा रहा है, बदलते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते जा रहा है। और किसी ने किसी स्पीड से ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, किसी न किसी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब मान लीजिए कि यहां से तेजी के साथ ये घूम रहा है और यहां से आपके पास कोई लाइट का सोर्स है, मान लीजिए इसकी जो घूमने की रफ्तार है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलने की जो रफ्तार है, मान लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी x है, और यहां से जो सोर्स है आपके पास, उसकी फ्रीक्वेंसी भी जब x हो जाएगी, उस समय ये मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से, अपनी स्टेट से वो दूसरी हायर एनर्जी में चले जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये हो गया है कि एक इस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलने के लिए मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट होना जरूरी है। मतलब क्या होता, अगर मैंने दोनों तरफ लाल लाल ही चिपकाया होता या काला काला ही चिपकाया होता, तब क्या होता, तब ये होता तो ये आपको पता ही नहीं चल पाता कि भाई कि आपका अभी भी आपके पास लाल है, अगली बार भी आपके पास लाल ही आता। तो क्या तब आप ये कह पाते कि ये घूम रहा है? नहीं, आपको घूमता कुछ स्पष्ट नहीं नजर आता, लेकिन आगे क्योंकि इन पे अलग अलग चार्ज है तो वो आपको साफ साफ नजर आ रहा है। इसीलिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट होना जरूरी है। अब आपको मैंने कहा कि उसकी जो घूमने की रफ्तार होगी, अगर उसकी जो रफ्तार होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी को आप एनर्जी के टर्म्स में कह सकते हैं, और इधर से जो सोर्स है उसकी भी कुछ एनर्जी है। जब ये दोनों बराबर हो जाए उस समय ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कितनी एनर्जी की जरूरत उसको पड़ेगी। उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब देगा क्वांटम मैकेनिक्स, या क्वांटम उसका जवाब देगा। और इसको हम बात करेंगे अगली वीडियो में। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो खूब शेयर करो, बाकी लोगों तक भेजो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।